अब ये ड्रैग फोर्स कहाँ कहाँ लगेगा, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं दूंगा, आगे इलस्ट्रेट करूंगा। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसपे एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, ब्लॉक का मास m है, और ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में, ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में एक ल्यूब्रिकेंट की लेयर है, दिख रही ना सभी को, ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में एक ल्यूब्रिकेंट की लेयर है, ठीक है। इस ल्यूब्रिकेंट के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, ठीक है, और कुछ चीजें दी है हमें। इस ल्यूब्रिकेंट की थिकनेस T है। इसके अलावा जो ब्लॉक है, ब्लॉक का बेस एरिया दिया है हमें A, ठीक है, और हमें ये कंडीशन दी है कि अगर ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, इफ ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द ल्यूब्रिकेंट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन क्या हम वो कांस्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं? We have to find out the constant velocity with which the block slides on the lubricant layer. Lubricant layer पर कांस्टेंट वेलोसिटी से ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, उस स्पीड को निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखें कि इनके बीच में फोर्सेस कैसे डेवलप होंगे। सोचो, जो ब्लॉक है, ब्लॉक ल्यूब्रिकेंट के कांटेक्ट में, तो जो कांटेक्ट लेयर है वो कांटेक्ट लेयर तो ब्लॉक से चिपक जाएगी, तो ब्लॉक जिस स्पीड से बढ़ेगा उसी स्पीड से वो कांटेक्ट लेयर भी बढ़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? और ल्यूब्रिकेंट जो इंक्लाइंड प्लेन से जुड़ा है, वो लेयर इंक्लाइंड प्लेन से जुड़ने के कारण रेस्ट पर रहेगी, ठीक है। वहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट बन जाएगा। मान लो ब्लॉक की वेलोसिटी v है, तो सबसे ऊपर वाली लेयर जो है ल्यूब्रिकेंट की, वो भी v वेलोसिटी से चलेगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे स्पीड कम होने लगेगी। सबसे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो जो ल्यूब्रिकेंट था, उस ल्यूब्रिकेंट में वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया, और जहां वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा, रिलेटिव मोशन होगा, वहां पे विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस पे विस्कस फोर्स लगेगा, डेफिनेटली इतना ही फोर्स ब्लॉक पर भी लगेगा। समझ रहे हो ना चीज? इस पर फोर्स लगाया ग्राउंड ने, और अल्टीमेटली इसी कंसेप्ट को या इसी चीज को ऊपर रखा जाए तो ब्लॉक पर भी F फोर्स लगेगा। हर दो लेयर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। F फोर्स किस पे लग रहा है? ब्लॉक पर। लेकिन ब्लॉक पर एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज mg sin थीटा। ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, इसका मतलब जो ब्लॉक पर विस्कस फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा, ठीक है ना। F इज इक्वल टू फॉर्मूले से ईटा a dv by dx। माइनस को भूल जाओ, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा था, तो अपोजिट है, ठीक है। तो ईटा a, वेलोसिटी ग्रेडियंट को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वेलोसिटी ग्रेडियंट लीनियर चेंज हो रहा है, तो नीचे की वेलोसिटी 0, ऊपर की v, और कितना डिस्टेंस चले हम? थिकनेस के बराबर, तो ये हो जाएगा v बाय टी, क्योंकि लीनियर वेरिएशन हो रहा है, mg sin थीटा। तो v इज इक्वल टू mg sin थीटा t बाय ईटा a, ठीक है। तो इस स्पीड से ये कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड करेगी, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक्सेलरेट करती हो, फ्रिक्शन है तो कुछ समय के बाद वो कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड करने लगेगी, ठीक है। देखो एक बात समझना,
विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा? जब फ्लूइड का मोशन हो रहा है या फिर फ्लूइड रेस्ट पर है और फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे विस्कस फोर्स लगेगा। मैं कुछ एग्जांपल से एक बार फिर रिलेट करता हूँ इसको, समझना है इसी को। से पानी में, पानी के ऊपर एक नाव फ्लोट कर रही है, एक बोट, बोट को आपने धक्का दिया, कुछ दूरी के बाद वो बोट रुक जाती, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्यों रुकी। अब आपने बोट को पुश कर दिया, से बोट v स्पीड से आगे बढ़ रही, बोट पानी के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो पानी की जो पहली लेयर होगी, हाँ, वो बोट से चिपक जाएगी, बोट से चिपक जाएगी तो वो भी बोट के साथ चलेगी सेम वेलोसिटी से। अब उसके जो नीचे वाली लेयर है वो उससे दूर है, तो वो उस स्पीड से नहीं चल पाएगी, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन डेवलप, तो नीचे वाली लेयर इस कांटेक्ट लेयर को पीछे खींचेगी, ठीक है, और ये लेयर इसको आगे खींचेगी, तो अल्टीमेटली कांटेक्ट लेयर पे फोर्स लगेगा। कांटेक्ट लेयर का मतलब बोट हो गया, तो बोट पर एक फोर्स लगेगा पीछे, और इस लेयर पे आगे लगेगा, तो इस लेयर को भी आगे खींच लेगी, बट उतनी स्पीड नहीं रहेगी। ऐसे और नीचे लेयर पर जाएंगे तो उसकी स्पीड और कम, और कम होती जाएगी, फाइनली जीरो। अब इसको ऐसा समझा जा सकता है कि बोट क्यों रुक जाएगी कुछ देर के बाद। दो कारण दिए जा सकते हैं, एक, बोट पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स जो उसको रोक रहा है, और दूसरा कारण ये कहा जा सकता है, इसको दूसरी तरह से बताया जा सकता है, कारण तो एक ही है कि जब बोट को आपने आगे धक्का दिया तो बोट के पास काइनेटिक एनर्जी है, बट अब वो अकेली बोट की काइनेटिक एनर्जी नहीं रही, बोट ने वो पानी के साथ शेयर कर ली, नीचे पानी की लेयर भी उसके साथ चल रही है, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो बोट की काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस होती जाएगी, ठीक है, और वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा फ्रिक्शन के कारण जो वर्क होगा। ऐसे भी देखा जा सकता है इसको, ठीक है। अच्छा, सिर्फ बोट पे यही रेजिस्टेंस नहीं लग रहा होगा, ऊपर एयर भी है, ठीक है ना, एयर की लेयर भी इसके साथ एक कांटेक्ट बनाएगी, वो भी इसके साथ चलेगी, समझ रहे हो ना, वो एयर की लेयर इसके साथ चलेगी तो उसके आसपास की जो एयर है वो उसको पुश करेगी पीछे की तरफ, तो वो एयर भी साथ चलने लगेगी, तो जैसे पानी चल रहा है वैसे ऊपर की एयर की लेयर भी चलेगी, दोनों का ड्रैग लगेगा, दोनों का विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है, लेकिन पानी का विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में चलेगा तो उस पर इस तरह का विस्कस फोर्स लगेगा, जैसे कार, बाइक, ठीक है, जब उनका, या रॉकेट, मिसाइल्स, इनका जब मोशन होता है एयर में तो उनको ड्रैग फोर्स फील करना पड़ता है, उस ड्रैग फोर्स के कारण उनकी स्पीड कम होती है, एनर्जी का लॉस होता है। तो ड्रैग फोर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसका एक पूरा साइंस है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इसी चीज पर रिसर्च होता है, इसी पर डिस्कशन होता है कि किस तरह से हम ड्रैग फोर्स को कम करें। हाँ, कभी कभी ड्रैग फोर्स भी यूजफुल होता है, मैं बताऊंगा, बट नॉर्मली हम चाहते हैं कि ड्रैग फोर्स कम हो। तो ड्रैग फोर्स किन बातों पे डिपेंड करेगा, आप समझ सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका एरिया जो है क्रॉस सेक्शन वो ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो कुछ उसका ऐसा शेप बनाया जाए सो दैट उसका ऑब्स्ट्रक्शन कम हो। तो इसी कारण से क्या है कि जो मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं या कार है, वो एरोप्लेन है, उनको आगे की तरफ से जो है थोड़ा पॉइंटेड बनाया जाता है, और हाँ, इस तरह से पॉइंटेड और थोड़ा सा राउंडेड होते हो, तो आगे की तरफ से उनको पॉइंटेड बनाया, ठीक है। पॉइंटेड होने का कारण क्या है कि जब ये इस तरफ से जाएगी तो इसके रेस्पेक्ट में एयर का मोशन होगा, एयर को कम रेजिस्ट कर रही है या एयर इस पे कम रेजिस्टेंस अप्लाई करेगी, आसानी से इस तरफ बढ़ जाएगी, तो ड्रैग फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो फ्रंट का जो शेप है वो डिसाइड करेगा कि ड्रैग कितना लगता है, तो इस तरह से आप ड्रैग कम कर सकते हैं। अब समझना है इसको, कार और स्पेशली F1 रेस की जो कार होती है, रेसिंग कार्स, उनकी डिजाइन, बाइक, रॉकेट, ठीक है, एरोप्लेन
और मिसाइल्स, इनकी बात करी मैंने, तो ड्रैग फोर्स को इससे कम हो जाता है ड्रैग फोर्स। इवन ये समझना कि जो बाइक चलाते हैं या जो बाइक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो पार्टिसिपेंट क्या करते हैं कि जब बाइक चलाते हैं उस वक्त आगे की तरफ झुक जाते हैं। या आजकल की जो बाइक्स बन रही है जो फास्ट चलती है उसमें, हाँ मतलब इस तरह से बनी कि आप आगे झुक के चलाओ। तो आगे झुकने का कारण क्या है वो भी आप एरोडायनेमिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर सिंपल ऐसा है वो ड्राइवर सीधा, तो उस केस में एयर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ड्रैग ज्यादा होगा, और जब वो आगे झुकेगा तो वो एयर का ड्रैग कम कर देगा, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया कम हो जाएगा। वो भी अपने आप को पॉइंटेड शेप में बना लेगा, तो पॉइंटेड शेप में रहेगा तो उस केस में उसका ड्रैग फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान दी जाती है। यहाँ हम चाहते हैं कि ड्रैग कम, लेकिन कहीं कहीं यूजफुल भी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एरोप्लेन की सवारी कर रहे हो और बीच में पता लगा कि जो एरोप्लेन है वो खराब हो गया, और अब आपको जंप करना है एयर से नीचे। ठीक है, तो सीधे जंप करोगे तो सीधी सी बात है नीचे आओगे और काफी हाई वेलोसिटी से टकराओगे ग्राउंड से, और काफी नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि कोई एरिया बढ़ा देंगे, या आप चाहोगे कि कोई ना कोई खींचे ऊपर की तरफ, कोई फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैग फोर्स हो जो कि मेरी स्पीड कम कर दे। ठीक है, तो जो पैराशूट है, पैराशूट का कंसेप्ट भी ड्रैग फोर्स पे ही बेस्ड है। ठीक है, जो पैराशूट है वो क्या है बेसिकली कि ये पर्सन नीचे की तरफ गिर रहा है, तो अब इसका एरिया तो ये बढ़ा नहीं सकता, लेकिन इसने अपने आप को एक ऐसे ऑब्जेक्ट से जोड़ लिया जिसका एरिया ज्यादा है। अब ये गिर रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में एयर का मोशन ऐसा होगा, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया तो ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ने के कारण वेलोसिटी कम हो जाएगी, इस पर विस्कस फोर्स लगेगा, जिससे इसका एक्सीलरेशन कम हो जाएगा शुरुआत में, और बाद में रिटार्डेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, कम वेलोसिटी से इंपैक्ट होगा। अच्छा, इसके अलावा पैराशूट में अरेंजमेंट है कि आप उसका शेप थोड़ा बहुत चेंज करके, उसकी स्ट्रिंग्स को खींच के आप अपने एक्सेलरेशन को चेंज भी कर सकते हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरोगे, आप उसमें थोड़ा मैन्यूवरिंग कर सकते हो। मेरी बात समझ गए? तो इस तरह से ये हेल्प कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है, हम पर भी ड्रैग फोर्स लगता है, लेकिन वो ड्रैग फोर्स कम होता है। ठीक है, बट ड्रैग फोर्स लगता जरूर है। स्टोक्स लॉ is given for viscous force on a spherical object in the fluid। अगर किसी spherical object का fluid के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन होता है, तो उस spherical object पर जो ड्रैग फोर्स लगता है, viscous फोर्स लगता है, उसका एक्सप्रेशन हम स्टोक्स लॉ से पढ़ते हैं। ठीक है, समझना, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, इस स्फीयर को फ्लूइड में रखा है, और मान लो ये स्फीयर v स्पीड से बढ़ रहा है और सराउंडिंग फ्लूइड रेस्ट पर है, तो आप समझ सकते हो अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया, इसके आसपास की लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और वो उस पर अल्टीमेटली एक ड्रैग फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, तो स्टोक ने वो ऑब्जर्व किया कि ये जो ड्रैग फोर्स होगा या जो विस्कस फोर्स होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना बड़ा स्फीयर था उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, आर के प्रोपोर्शनल है। ये उसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था। इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तेजी से जाएगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है, कभी देखना है इस चीज को कि अगर हम बाइक चला रहे हैं तेजी से तो ड्रैग फोर्स ज्यादा लगता है, कम स्पीड पे हम ड्रैग को फील नहीं कर पाते, हाई स्पीड में ही पता चलता है वो। ठीक है, इसके अलावा किस पर डिपेंड करना चाहिए? जो फ्लूइड है सराउंडिंग, उसके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। इस ऑब्जेक्ट को एयर में, पानी में और हनी में, तीनों में मोशन कराओ सेम स्पीड पे, तो सबसे ज्यादा फोर्स किस में लगेगा? हनी में। फिर वाटर में कम, एयर में कम, तो अल्टीमेटली इसके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा। सो दैट एक्सप्रेशन इज F is equal to 6 pi eta RV। इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर ये लॉ बना है, दैट इज इतना फोर्स लगेगा किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। रिमेंबर दिस थिंग, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही ये इक्वेशन है
बाकी ऑब्जेक्ट पर भी ड्रैग फोर्स लगता है, बट उसका जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। उसको मतलब इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, इतनी सिंप्लिसिटी से नहीं लिखा जा सकता, उसकी भी एक्सप्रेशंस हैं बट वो थोड़े कॉम्प्लेक्स। हम सिर्फ स्फीयर की बात कर रहे हैं, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्फीयर। आई एम रिपीटिंग दैट डजंट मीन दैट frictional force or viscous force is applicable only on spherical object. It is applicable on all types of object, but this expression is only for a sphere, right? Only for spherical object. ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, एक ऑब्जर्वेशन। एक स्फेरिकल बॉडी है, आर रेडियस, ठीक है। स्फेरिकल बॉडी जिसकी डेंसिटी है रो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको एक ऐसे फ्लूइड में छोड़ रहे हैं जहां की डेंसिटी रो एफ है। रो एफ मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और विस्कोसिटी है फ्लूइड की ईटा। जो ऑब्जेक्ट है दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, किसी हाइट पर जाके हमने उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगेगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से छोड़ दिया है, ये नीचे गिरने लगेगा। इनिशियल स्पीड इसकी 0 है बिकॉज ऑफ वेट। अगर ये हैवी है सराउंडिंग फ्लूइड से तो ये नीचे गिरने लगेगा, इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। मान लो किसी मोमेंट पर इसकी स्पीड है v, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस वक्त बताओ। हाँ, इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, इसके अलावा लगेगा इस पर, हाँ, विस्कस फोर्स भी लगेगा और अपथ्रस्ट लगेगा खास, ठीक है। एफ बी लिख रहा हूं मैं, बियॉन्ड फोर्स। इसको फ्लूइड में रखा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है ना। जब ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में सबमर्ज्ड है पार्शियली या कंप्लीटली तो उस पर बियॉन्ड फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा, तो ये भी फोर्स लगेगा। इसके अलावा कौन सा फोर्स लग रहा है, हाँ, विस्कस ड्रैग भी लग रहा है, उसको मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। अब समझते हैं ये फोर्सेस क्या है। तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है W, वेट, ओनली वेट लग रहा है, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F, दैट इज विस्कस फोर्स, 6 पाई ईटा RV। और अपथ्रस्ट लग रहा है, अपथ्रस्ट क्या होता है, हाँ आप देख सकते हो, इट इज, मैं अगर वेट की बात करूं इसका वॉल्यूम V, हाँ 4/3 पाई r क्यूब लिख लेंगे हम, V इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट G, और अपथ्रस्ट लगेगा V इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू G, ठीक है। नाउ इफ वेट इज ग्रेटर देन F प्लस FB, अगर वेट ज्यादा हुआ फोर्स F प्लस FB से तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ एक्सिलरेट करेगा। एक्सिलरेट करेगा, एक्सिलरेट करने का मतलब है स्पीड बढ़ेगी। अच्छा, स्पीड अगर बढ़ती है तो क्या होगा, विस्कस ड्रैग जो है वो बढ़ेगा, विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो अपोजिशन बढ़ेगा, F प्लस FB की वैल्यू बढ़ने लगेगी। मान लो अभी भी वेट ज्यादा है तो अगेन नीचे एक्सिलरेशन होगा, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी। अब ड्रैग फोर्स और बढ़ने लगेगा, ड्रैग फोर्स बढ़ेगा तो एक ऐसा समय आ जाएगा जब F प्लस FB की वैल्यू वेट के बराबर आ जाएगी। समझो इसको, शुरुआत से गिर रहा है, स्पीड बढ़ रही है, एक्सिलरेशन नीचे आ रहा है, एक्सिलरेशन नीचे की तरफ है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे इस पर लगने वाला ड्रैग फोर्स बढ़ेगा।
जिसके कारण इसका नीचे वाला एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। रिटार्डेशन नहीं है, एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, नेट फोर्स कम हो गया नीचे। एक्सीलरेशन होने के कारण स्पीड और बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। तो कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब ड्रैग फोर्स प्लस अब थ्रस्ट इसके वेट के बराबर हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, उसके बाद फर्दर नेट फोर्स इस पर क्या होगा, जीरो होगा। और नेट फोर्स जीरो रहा तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इसके बाद कांस्टेंट स्पीड से रेस्ट क्यों भाई, एफ प्लस एफ बी वेट के बराबर हुआ तो नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मतलब मोमेंटम कंजर्व, नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सीलरेशन जीरो। उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरेगा, फर्दर स्पीड में राइज नहीं होगा। तो अगर इस तरह के हैवी ऑब्जेक्ट को अगर एयर में गिराया जाए या किसी फ्लूइड में गिराया जाए तो स्पीड बढ़ती रहेगी, लेकिन एक समय तक ही स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरेगा। उस स्पीड को या उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल स्पीड कहते हैं। टर्मिनल मतलब फाइनल, उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। When F plus FB becomes equal to weight, ठीक है, after that there is no further rise of speed, क्या होगा, F 6 pi eta R terminal speed plus FB volume 4 by 3 pi R cube into density of fluid G is equal to weight, ठीक है। सो वी कैन डिटरमाइन टर्मिनल स्पीड क्या हो जाएगा, देखो टू बाय 9 R स्क्वायर रो माइनस रो एफ बाय ईटा जी, ठीक है ना। तो दैट इज टर्मिनल स्पीड। इसके बाद फर्दर राइज नहीं होगा। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कहा कि ड्रैग फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दूसरी शेप का ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा उस पर ड्रैग फोर्स लगेगा। ड्रैग फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स बढ़ेगा, एक समय आ जाएगा बैलेंस हो जाएगा और उसके बाद वो टर्मिनल स्पीड से गिरने लगेगा। तो हर ऑब्जेक्ट एक समय के बाद टर्मिनल स्पीड से गिरता है। बस हमने यहां पर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया, याद रखना। ये मत सोचना कि सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ही टर्मिनल स्पीड से गिरते हैं, ठीक है ना, बाकी के लिए भी होगा टर्मिनल स्पीड, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स। अभी हम सिर्फ इस पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने बताया था कि एरोप्लेन से अगर कोई जंप कर जाए, नीचे गिरेगा, तो उस पर भी ड्रैग फोर्स लगेगा और काफी हाइट से अगर वो गिरा है तो उसकी स्पीड लगातार नहीं बढ़ेगी। टर्मिनल स्पीड पे पहुंचने के बाद कांस्टेंट स्पीड से गिरेगा नीचे। और उसने क्या किया है, स्मार्टली पैराशूट का यूज किया है। पैराशूट पे ड्रैग फोर्स ज्यादा लगा तो जल्दी से टर्मिनल स्पीड अचीव हो गई और कम टर्मिनल स्पीड अचीव हुई। फाइनल टर्मिनल स्पीड कम है, उसकी भी टर्मिनल स्पीड है बट कम है। कम होने के कारण अल्टीमेटली क्या होगा कि वो इम्पैक्ट से बच जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, अगर उसको प्रॉपरली डिजाइन किया जाए, उसका शेप चेंज करें, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो टर्मिनल स्पीड ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, ठीक है ना। पैराशूट का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा नीचे गिरेगा ही, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि पैराशूट की तरह ही एक बैलून भी होता है, ठीक है, और बैलून जो है वो राइज भी कर सकता है, रेस्ट भी कर सकता है नीचे की तरफ। और भी फैक्टर्स हैं, जैसे हॉट एयर बैलून में उसको गर्म किया जाता है, डेंसिटी कम की जाती है उसकी, ठीक है, वो और भी इश्यूज हैं। बट अल्टीमेटली क्या है कि सारे ऑब्जेक्ट टर्मिनल स्पीड से गिरते हैं नीचे की तरफ, और वो टर्मिनल स्पीड जो है वो उसके शेप पे और काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक।
क्या ये बात क्लियर है? अब देखो टर्मिनल स्पीड उसकी रेडियस पर डिपेंड कर रही है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। कभी आपने ये ऑब्जर्व किया कि जब बहुत तेज बारिश होती है, ठीक है, बहुत तेज बारिश होती है, तब आपने ऑब्जर्व करना कि जो बूंदे हैं, ड्रॉपलेट्स, वाटर की जो ड्रॉप्स है, उसका साइज ज्यादा होता है, बड़ी बूंदे होती है। और जब धीमे से बारिश होती है, हल्की जो फुहार होती है, उसमें जो बूंदे होती है वो बहुत छोटी होती है, ड्रॉपलेट्स बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो वास्तव में हो क्या रहा है। देखो होता क्या है, जो वाटर वेपर है वो हल्का होने के कारण ऊपर राइज करता है, ऊपर टेम्परेचर कम होने के कारण कंडेंस हो जाता है। ठीक है, वो कंडेंस ड्रॉपलेट्स हैं ढेर सारी, उनका जो समूह है, जो कलेक्शन है, ग्रुप है, उस ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? क्लाउड। उस ग्रुप को क्लाउड कहते हैं। अब सोचो, ड्रॉप्स का वेट, वेट के अलावा क्या है? उस पर अपथ्रस्ट लग रहा है। अगर मोशन होगा तो ड्रैग फोर्स भी लगेगा। नॉर्मली अगर क्लाउड हैंग कर रहा है एयर में, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। या कहें कि क्लाउड की टर्मिनल स्पीड जीरो होगी। टर्मिनल स्पीड जीरो है उसकी, ऑलमोस्ट जीरो हो गई, तो क्लाउड इज हैंगिंग इन एयर, टर्मिनल स्पीड जीरो। अब कंडेंसेशन बढ़ेगा, कंडेंसेशन बढ़ने से जो ड्रॉप्स है उसका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने के कारण वेट बढ़ेगा और फाइनली वो गिरने लगेगा नीचे। ठीक है, तो जब पानी गिरता है तो पानी गिरने का मतलब ये है कि जो क्लाउड है वो गिर रहा है, क्लाउड गिर रहा है बेसिकली। ठीक है ना, क्लाउड मीन्स कलेक्शन ऑफ ड्रॉपलेट्स, कई सारी ड्रॉप्स एक साथ गिर रही हैं, लेकिन कुछ समय के बाद एक कांस्टेंट टर्मिनल स्पीड गेन कर लेगी और उस कांस्टेंट स्पीड से गिरती है। तो ड्रॉप्स छोटी है तो कम टर्मिनल स्पीड से गिरेंगी, और ड्रॉप का साइज ज्यादा है तो वो हाई टर्मिनल स्पीड से नीचे की तरफ गिरेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इस ड्रैग फोर्स के कारण हमारा काम कितना आसान हो गया या हमारे लिए दिक्कतें कम हो गई। इमेजिन करो कि मून पर, ठीक है, जैसे मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वेरी थिन एटमॉस्फेयर है, मान लो समहाउ उस पे क्लाउड बन जाता है, बारिश होती समझ। अब ये पूछोगे कि वाटर वेपर कहां से आया, वो हम इमेजिन कर रहे हैं कि मान लो आ गया वाटर वेपर, और अगर वहां पे बारिश होती है तो आप समझो उसको कि वो किस स्पीड से गिरेगी। अभी मैं से 1 किलोमीटर हाइट कंसीडर कर रहा हूं क्लाउड की, जो कि कम है, ज्यादा हाइट भी होती है, तो 1 किलोमीटर हाइट से अगर गिरता है, ठीक है, और से अभी मून के प्लेस पर मैं अर्थ ही, जी की जो वैल्यू है वो अर्थ के लिए ही कंसीडर करूं, ठीक है, मान लो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो क्या होता सोचो, किस स्पीड से गिरती है? हम जानते हैं h हाइट से गिरेगा कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी स्पीड क्या होगी? √2gh, ठीक है, 10h 1000, ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 100, 141 मीटर पर सेकेंड, 141 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो? तो किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा? ये 10 मीटर पर सेकंड होता है, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर, तो 141 इंटू 3.6, समझ रहे हो ना, इंटू 3.6, मतलब ये हो जाएगा, इट इज अराउंड 500 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर से गिरेंगी बूंदे। इमेजिन कर सकते हो क्या हालत होगी। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है, जो मून है, मून पे बहुत सारे पार्टिकल्स को वो अट्रैक्ट करता है, मतलब इंटरस्टेलर स्पेस जो है सोलर सिस्टम में, कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल या बड़े रॉक्स घूमती रहती है, उनको अट्रैक्ट करेगा, वो गिरेंगे, ड्रैग फोर्स ना होने के कारण उनकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, और जब वो गिरेंगे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट बनाएंगे। अर्थ के केस में क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है एटमॉस्फेयर की, तो जो भी आउटसाइडर अंदर आएगा उसको ड्रैग फोर्स फील करना पड़ेगा, उस ड्रैग के कारण अल्टीमेटली उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो कई बार ये जो अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर है वो हमारा बचाव भी करती है बिकॉज ऑफ ड्रैग फोर्स। ठीक है, अच्छा, अभी जिस तरह से हमने इसको देखा,
इसकी वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ या टाइम के साथ किस तरह से बढ़ेगी उसका ग्राफ बनाया जा सकता है। देखो समझना, स्पीड बढ़ती है टाइम के साथ, फाइनली टर्मिनल स्पीड। एक्सीलरेशन जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है कम हो रहा है? शुरुआत में नेट फोर्स ज्यादा था, बाद में नेट फोर्स कम हुआ, तो एक्सीलरेशन कम होते गया। ठीक है, और v और t के बीच में जो ग्राफ बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें जो एक्सीलरेशन है उसको कैसे इंडिकेट करते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो इस तरह से स्पीड बढ़ती जाएगी और फाइनली एक टर्मिनल स्पीड पर जाके कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी। ठीक है, और इसके स्लोप की बात करें, टेंजेंट के स्लोप की, तो आप देख सकते हो टाइम के साथ साथ जो स्लोप है टेंजेंट का स्लोप वो कम होते जा रहा है। स्लोप कम हो रहा है मतलब उसका एक्सीलरेशन कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। अच्छा, इसमें और अलग अलग कंडीशंस बनाई जा सकती है। ठीक है, आप जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम हुई तो क्या होगा? जैसे हम बात करें हीलियम फिल्ड बैलून की, हीलियम फिल्ड बैलून, हीलियम की डेंसिटी कम होती है, एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उसको अगर आप छोड़ोगे तो क्या होगा? तो ऊपर राइज करेगा। तो जैसे ये नीचे गिरता है ऑब्जेक्ट, वैसे ऊपर जा रहा है, क्या वो ऊपर जाते ही रहेगा? मतलब उसकी स्पीड उसकी बढ़ती रहेगी क्या? हाँ, अगर हम एज्यूम करें कि जी कांस्टेंट है पूरे हाइट तक, काफी हाइट तक, तो क्या होगा? उसका मोशन कैसा होगा? और सराउंडिंग डेंसिटी भी अगर कांस्टेंट माने तो यहां पर इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पर लगने वाला अपथ्रस्ट ज्यादा है और इसका वेट कम है। अपथ्रस्ट ज्यादा है और वेट कम है, तो नेट फोर्स अब ऊपर की तरफ ज्यादा है, नेट फोर्स ऊपर है, उसका एक्सीलरेशन ऊपर होगा। लेकिन जब ये एक्सीलरेट करेगा, इसके पास स्पीड आएगी, तो इस पर ड्रैग फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। ये बुओयंट फोर्स है और ये ड्रैग फोर्स, तो ड्रैग फोर्स नीचे लगेगा, तो इसका एक्सीलरेशन कम होते जाएगा, फाइनली इसकी टर्मिनल स्पीड आएगी। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे ही बनाओगे, बस फर्क क्या है कि मोशन किस तरफ हो रहा है? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि टर्मिनल स्पीड नीचे गिरते हुए ऑब्जेक्ट की होती है, ऊपर जाने वाले ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है। तो वहां पर टर्मिनल स्पीड कैसे लिखोगे? 2/9 ईटा r स्क्वायर, अब हो जाएगा रो एफ माइनस रो इंटू जी, और ये ऊपर की तरफ मोशन करेगा। ठीक है, ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस दी जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि इसका मोशन किधर होगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, जैसे कि एलिवेटर है। ठीक है, एलिवेटर में एक कंटेनर है, एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है और उस कंटेनर में एक सॉलिड बॉल को छोड़ दिया हमने और वो नीचे की तरफ गिरती है, और उसकी टर्मिनल स्पीड हमें देखना है। क्या करोगे आप इस केस में? ये जो कंटेनर है वो खुद एक्सीलरेट कर रहा है, अगर आप अंदर बैठ के देखोगे तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी, और उस फ्रेम में बस फर्क ये हो जाएगा, स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो जो जी है, जी के प्लेस पर आप इफेक्टिव जी ले लेना, जी प्लस। पूरा एक्सप्रेशन यही रहेगा, बस जी के प्लेस पर क्या आ जाएगा? जी प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, उसमें विस्कोसिटी के भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी आप देख लेना। मुझे डिस्कस करना है अभी इलास्टिसिटी, राइट? इलास्टिसिटी जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। देन विस्कोसिटी फिनिश हो गया,
और अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में सरफेस टेंशन स्टार्ट कर दूंगा, इलास्टिसिटी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ओके।